हेलो एवरीवन, इस वीडियो से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड 2600 से 1900 बीसीई के पास है रफली, इस सिविलाइजेशन के एकदम पीक टाइम का। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए, पहले वाले न्यूलिथिक और चारकोलिथिक चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि कैसे जो ह्यूमंस हैं वो आपस में एक सेटलमेंट्स बना के पास रहने लग गए थे, व्यापार करने लग गए थे, थोड़ा बहुत एक दूसरे से बार्टर सिस्टम के थ्रू एग्रीकल्चर करने लग गए थे, दूर दूर से चीज़ें लाने लग गए थे। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा विकसित होने लगा था। अब क्या होगा, इस पीरियड से 2600 से 1900 बीसीई तक तो आते आते उनका फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट हो चुका होगा एक सिविलाइजेशन के रूप में। और सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होगा, फिर पतन भी होगा। तो हम एक सिविलाइजेशन कैसे एक एग्रीकल्चर से सेटअप से उभर के सिटी लाइफ में जाती है, उसके बाद उसका पतन भी होता है, ये पूरा इस चैप्टर में देखेंगे। हम समझेंगे कि जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, उनमें डिफरेंस क्या है। अभी अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि नई नई डिस्कवरीज अभी भी होती जा रही हैं। हड़प्पा की इतनी सारी साइट्स है, ऑलमोस्ट 1/3 इंडिया का जो पार्ट था ना, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर कवर हो जाता है। इतना बड़ा पार्ट हमारा, इतना बड़ा चंक सिविलाइजेशन ने कवर किया था। और ये सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे 3 फेज में बांटा है हिस्टोरियंस ने, अर्ली, मैच्योर और लेट। तो इन तीनों हड़प्पन फेजेस का क्या मतलब है, क्यों पढ़ते हैं हम इस डिवीजन को, और हड़प्पन वाले लोग क्या खाते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, उनका सबसिस्टेंस बेस क्या था, उनकी क्या क्राफ्ट्स एंड टेक्निक्स थी, वो किस तरीके से अपने मटके बनाते थे, या अपने वो चैल्कोलिथिक यानी कि कॉपर को यूज़ करके वो क्या टूल्स बना रहे थे, क्या नेकलेसेस बना रहे थे, उन लोगों का नेचर क्या था, उनके कपड़े वो कैसे पहनते थे। और अगर हम बोल रहे हैं कि वो एक व्यापार करते थे, तो उन्होंने क्या सिर्फ भारत में आपस में व्यापार किया है दूर दूर तक, या फिर वो भारत के बाहर भी पूरे वर्ल्ड में किसी जगह गए हैं कनेक्ट करने एक दूसरे से। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में पढ़ेंगे कि सिविलाइजेशन का, इस ग्रेट सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा हमारे भारत की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। मतलब यूरोप वगैरह में जब लोग नंगे घूम रहे थे ना, ऐसे नियोलिथिक चारकोलिथिक कल्चर्स में भटक रहे थे, तो हम लेजिट सिटी बना के एकदम रह रहे थे। और सिर्फ सिटी नहीं, हड़प्पा सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा फिनोमिनल है कि हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम बना लिया था। देखो, बड़े बड़े महल बनाना इजी होता है, आपको 400, 500, 1000 स्लेव्स लगाने हैं, डेली के साल के अत्याचार करना है किंग्स को लोगों पे, ताकि वो बड़े बड़े पिरामिड्स बना ले। पर एक सिटी में इक्वालिटी लेके आना, बाथरूम्स बनाना हर घर के लिए, किसी भी जगह पे ऐसा ना फील होना कि भाई ये लोग ज़्यादा अमीर है, ये लोग कम, ये गरीब हैं, इसलिए इनके पास टॉयलेट नहीं है, इनके पास टॉयलेट है या बेदिंग एरिया नहीं है। इस तरीके की इक्वालिटी होना, ये एक वेलफेयर स्टेट को दिखाता है कि मतलब ये सिविलाइजेशन अपने आप में कितनी परिपूर्ण थी। कि जैसे जो इजिप्ट के, आज जो हम इजिप्ट में वंडर्स देखते हैं और ऐसे अचंभित हो जाते हैं कि इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बना दिए लोगों ने स्टोन के, वो भी, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उन पिरामिड्स को बनाने में कितना ह्यूमन स्लेव लेबर यूज़ हुआ होगा। उस टाइम पे किसान या तो खेती करता था, और खेती के ऑफ सीजन जब होता था तो वो यही करता था, भाटे ढोता था, क्योंकि राजाओं को अपने पिरामिड्स बनवाने। पर सोचिए अब हड़प्पा में कितनी क्वालिटी थी, लोग कितने शांति और पीसफुल तरीके से रहते होंगे। अगर आप उस टाइम के सदस्य होते तो क्या आप इजिप्ट में रहना पसंद करते, जहां आपको स्लेवगिरी ऑफर करनी है, अपनी स्लेव लेबर इतनी देनी है, या आप हड़प्पा में रहना पसंद करते जहां पे ट्रेड है, पॉटरी है, यहाँ क्राफ्ट्स हैं, यहाँ पे सब कुछ है ना। तो हम इस अमेजिंग सिविलाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों को इसका सिग्निफिकेंस रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि वो इसको इमेजिन नहीं कर पाते कि सिर्फ टॉयलेट बनाना हर घर में कितनी बड़ी बात है। इवन अब जाके नरेंद्र मोदी हैज़ बीन एबल टू अचीव पूरा एक तरीके की सैनिटाइजेशन इन इंडिया, कि हर जगह टॉयलेट्स बने हैं एटलीस्ट। सो इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब जो हमारे पास्ट में हो चुका है, तो उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। तो ये जो इंडिया में इतने सारे टॉयलेट्स बन गए अब, और स्वच्छ भारत का जो अभियान चल रहा है, तो वो हमें ऐसा लग रहा है ये बहुत ही मॉडर्न चीज़ है। इंडिया हमेशा से गंदा था, पर अगर आप 6000 साल पहले झांक के देखो तो इंडिया इज़ एक्चुअली अ वर्ल्ड लीडर इन टर्म्स ऑफ सैनिटेशन, इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ वेलफेयर स्टेट, एवरीथिंग। बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर स्टार्ट होता है चार्ल्स मैसन एक एडवेंचरर के नाम से। क्या हुआ था कि 1826 में चार्ल्स मैसन ने, एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, एम्प्लॉय थे, इन्होंने क्या जॉब छोड़ दी थी अपनी, इधर उधर घूमते रहते थे इंडिया में, इन्हें मज़ा आता था एडवेंचर करने में। तो ये हड़प्पा के आसपास पंजाब में, उस टाइम पंजाब
क्योंकि इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान वाला पंजाब और इंडिया वाला पंजाब ये दोनों मिले हुए थे। ठीक है, आज तो डिवीजन हो चुका है, तो ये इस तरीके से इधर ये पाकिस्तान का पंजाब है, ये इंडिया का पंजाब, ये पहले मिले हुए थे पूरे। तो ये घूम रहे थे इन पंजाब में, है ना। पंजाब में कहाँ पे, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। तो उस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था हड़प्पा, तो वो उसकी तरफ आए, हड़प्पा की तरफ, और उसको देख के उनको ऐसा लगा यार जो माउंट्स थे वहाँ पे, माउंट्स क्या होते हैं, ऐसे मिट्टी के टीले से बन जाते हैं ना, उनमें थोड़ी थोड़ी ईंटें वींटे दिख रही हैं, थोड़ी इधर उधर पॉटरी सी पड़ी है। तो वो उसको देख के समझ रहा था, उसको लग रहा था यार ये वो ही जगह है शायद जहाँ पे अलेक्जेंडर ने पोरस से बैटल किया था। अब आप सब जानते होंगे एक बहुत फेमस युद्ध है कि अलेक्जेंडर एक मैसेडोनिया से आया हुआ इन्वेडर था, है ना। वो एक यूरोप से आया हुआ बंदा था, एक राजा था जो जिसका सपना था कि वो विश्व जीत करे, वो पूरे विश्व को जीत ले। तो वो अपना ग्रीस से चला, मैसेडोनिया से चला, और जीतते जीतते इजिप्ट जीतते हुए बीच में जो उसको पड़ रहा है वो जीतते जीतते इंडिया तक आ गया था। मतलब उसने काफ़ी बड़ी एम्पायर क्रिएट कर ली थी जीत जीत के। तो जब वो इंडिया तक आया ना, तो वो पंजाब में सबसे पहले, इंडिया में आपको घुसना है अगर नॉर्थ वेस्ट से, तो आप इस साइड से घुसते हो, है ना। तो इस साइड से अटैक्स होते हैं, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो एरिया है ना, इसी साइड से अटैक्स होते हैं। तो ये पाकिस्तान की साइड आया, तो वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे पोरस, तो पोरस ने इनसे युद्ध किया था सबसे पहले। तो ये अलेक्जेंडर और पोरस का जो ये पूरा युद्ध है ना, ये बहुत आइकॉनिक है। ऐसा माना जाता है कि ये 4th सेंचुरी BC में लड़ा गया था। 4th सेंचुरी BC का मतलब क्या है, यानी कि 400 से लेके 301 के बीच में। ठीक है, इस पीरियड में कभी लड़ा गया था, और ग्रीक सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था। इंडिया के सोर्सेज ऐसा नहीं कहते। हम आगे आने पढ़ेंगे कि इनमें क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं। अभी आप समझ लीजिए कि चार्ल्स मेसन को ये लग रहा था कि ये वही जगह है, ये पंजाब की वही जगह है जहाँ पे अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया है ना। क्योंकि उन्होंने पढ़े होंगे यूरोप में, वो यूरोप के तो थे ही, ब्रिटेन के थे, तो यूरोप की हिस्ट्री पढ़ी होगी, ग्रीक के अकाउंट्स पढ़े होंगे, तो उनको देखना था यार किस जगह हराया होगा अलेक्जेंडर ने पोरस को, है ना। उनको देख के उसको लग रहा था यार ये जगह थोड़ी इंपॉर्टेंट सी फील होती है, ऐसे गट फीलिंग आती है ना कि हाँ यार यहाँ पे ऐसा लगता है ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस रही होगी पास्ट में। पर वो कोई हिस्टोरियन तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ खोदाखादी की नहीं। फिर क्या हुआ, कुछ साल बाद एक ट्रैवलर फिर से आए, अलेक्जेंडर बून्स। इन्होंने फिर से हड़प्पा में विजिट की। उनको भी लगा यार कि यार ये साइड ना कुछ इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उनको समझ नहीं आया कि क्यों इंपॉर्टेंस थी। फिर काफ़ी सालों बाद 1850 में, ये 1826 की बात हो गई, मतलब 30-35 साल बाद, 20-30 साल बाद आए कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये एक इम्पॉर्टेंट फ्यूचर में फिगर बनने वाले थे। अलेक्जेंडर कनिंघम एक्चुअली एक मिलिट्री के इंजीनियर थे, है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करते थे, लेकिन उनको आर्कियोलॉजी का भी बहुत शौक था। तो वो क्या करते थे, इधर उधर जाते थे तो थोड़ी बहुत खुदाइयाँ कर ली, पॉटरी निकाल ली, स्टोन टूल्स निकाल ली, इस तरीके की चीज़ें करते रहते थे। उनको पुराने स्ट्रक्चर्स ढूंढना बहुत पसंद था, क्योंकि इंडिया तो भंडार था, इंडिया में आप कहीं भी खोदोगे कुछ ना कुछ पुराना ज़रूर मिलेगा। तो उनको बड़ा मज़ा आता था इंडिया में जगह जगह जाके कुछ ना कुछ खोदने में। फिर क्या हुआ, वो आए, उनको भी लगा कि यार ये जगह थोड़ी हो सकता है इधर कुछ इंपॉर्टेंट रहा हो, तो उन्होंने छोटा मोटा खुदाई की भी, लेकिन उनको इतना कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगा। ईंटें वींटें मिली थोड़ी उनको, लेकिन उनको कुछ काम का नहीं लगा, वो चले गए वापस। फिर वो वापस आए, है ना, 22 साल बाद वो हड़प्पा में वापस आए। 1872 में कनिंघम ने रीविजिट किया, और तब वो बन के आए डायरेक्टर जनरल, निर्देशक बन के आए किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ये एक संगठन बनाया था, इंस्टीट्यूशन बनाया था ब्रिटिशर्स ने, कि यार इंडिया में जो भी स्ट्रक्चर्स है ना, जो भी बिल्डिंग्स हैं, कॉइन्स हैं, ये जितने भी आपके मटेरियल कल्चर्स हैं जिनसे इंडिया का हम पास्ट पढ़ सकें, उनको करने के लिए हमें एक सोसाइटी बनानी चाहिए। तो ये थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका हेड इन्होंने बनाया था ये कनिंघम को, कि भाई कनिंघम तुझे आती है हिस्ट्री, तुझे इंटरेस्ट है ही आर्कियोलॉजी में, खोदता था तो रहता ही ये चीज़ें, तो तू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बन जा। उसको बना दिया। अब वो इधर आया 1872 में, तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने देखा कि पहले 1850 में जब आया था ना, तो उसको अच्छे अच्छे टीले दिख रहे थे पूरे गाँव में, है ना, ऐसे। फिर जब वो आया तो देखा अरे टीले खोद दिए किसी ने भयंकर तरीके से, और टीलों में जो ईंटें थी ना वो उठा उठा के ले जा रहे हैं। तो ये कौन कर रहे थे, ये एक्चुअली रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे थे। उस टाइम पे इंडिया में 1870 के आसपास ना इंडिया में रेलवे लाइंस बिछने लग गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को कच्चा माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता था, पूरा एक्सपोर्ट करना होता था ब्रिटेन से, और ब्रिटेन से जो माल आता था वो इंडिया में बना हुआ उसको इंपोर्ट करना होता था। तो इंडिया में एक कन्वेंस फैसिलिटी तो चाहिए, बैलगाड़ी पे कब तक घुमाएंगे सारा सामान, तो उन्होंने रेलवे बिछाना चालू कर दिया था। ठीक है, तो रेलवे बिछाना चालू किया, तो
आपने अगर रेलवे स्टेशन देखा हो तो 2 पटरियाँ ऐसे जा रही होती है, 2 लोहे की रेल्स ऐसे पटरियाँ होती है, उनके बीच में बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं। ये पत्थर क्यों डालते हैं? ताकि ये जो 2 इन्होंने रेल बिछाई है ना, ये स्टेबल रहें, और जब रेल इसके ऊपर से जाती है तो जो कंपन पैदा होता है वो ये पत्थर अब्जॉर्ब कर ले, है ना। तो इस तरीके इन चीज़ों में ये पत्थर और ये ईंट के टुकड़े यूज़ आते हैं। तो वो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, देखा अरे यहाँ पे तो एक गांव है, बगल में उनको हड़प्पा गांव दिखा, उसमें ईंटें पड़ी हैं और वो भी अच्छी खासी। वो ईंटें ला के तोड़ तोड़ के उन्होंने ये रेलवे लाइन बिछाने के आसपास में काम ले ली, है ना। और तो जब कनिंघम गया, उसने देखा यार ये हड़प्पा के जो टीले थे मस्त मस्त, वो तो टूटे हुए हैं, डिस्टर्ब कर दिए, ईंटें ले जा रहे हैं, तो उसका दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है। तो उन्होंने बंद करवाई, ये बंद करो, है ना। और फिर उन्होंने थोड़ी खुदाई करवाई, तो उन्होंने वहाँ पे खोदा तो उनको कुछ स्टोन टूल्स मिले और कुछ पॉटरी भी मिली, है ना, कुछ पत्थर के औजार और कुछ पॉटरी मिली। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली उन्हें, एक सील मिली। सील इतनी सी एकदम थोड़ी सी छोटी सी होती है, आपकी छोटी उंगली की भी आधी साइज़ की, इतना सा एक भटखरा सा होता है जिसपे कुछ फिगर बना हुआ था, कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। स्टेटाइट का होता है ये। तो उनको लगा, स्टेटाइट मतलब सोप स्टोन, आज का सोप स्टोन, कि उनको लगा यार ये बुल जो है सांड का चित्र बना हुआ था, इस सांड के कूबड़ नहीं है, और इंडिया में तो हर सांड का कूबड़ होता है, तो ये जो सील है ना ये यहाँ का तो है ही नहीं, है ना। तो उसको लगा कि ये इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, उसने इतना वो फिर उतना डिग नहीं किया उसने डीप पर, ठीक है, छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, फिर आए जॉन मार्शल, है ना, 1920 1910 1912 के आसपास जॉन मार्शल आए थे, नॉट श्योर अबाउट द डेट। वो बने इंडिया के डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो उन्होंने खुदाई चालू की इंडिया में हर जगह, जॉन मार्शल ने। ये जॉन मार्शल है, डायरेक्टर जनरल है, 1902 में बन गए थे, है ना, 1902 से 1928 तक 28 साल रहे थे ये SI के जनरल ये। तो इन्होंने जब खोदना चालू किया ना, तो इन्होंने क्या किया कि एक्सकेवेटर्स को लगा दिया, कि जैसे पकड़ा लोगों को जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है, उनको जगह जगह खुदाई पे लगा दिया कि तू यहाँ खोद ले, तू यहाँ खोद ले, तू वहाँ खोद ले, है ना, इस तरीके से। तो इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का भी खुदाई में लगाया। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो लोग खोद रहे थे ना 1920 के आसपास, उनको कोई क्लू नहीं था कि ये कोई साइट इतनी स्पेशल हो सकती है। जब खोद रहे थे ना तब भी लोगों को लग रहा था क्या यार क्या खुदवा रहे हैं इतनी गर्मी में, ये पंजाब साइड में इतनी धूप पड़ रही है, ये टीले के टीले खुदवाए जा रहे हैं, यहाँ से ईंटें निकल रही हैं, क्या मतलब है, 100-150 साल पुरानी कोई सिविलाइजेशन होगी उसके लिए परेशान कर रखा है इन्होंने। तो 1920 में दयाराम साहनी खोद रहे थे हड़प्पा, और 1921 में RD बैनर्जी खोद रहे थे मोहनजोदड़ो। ये 2 मेन हिस्टोरियंस खोद रहे थे, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये खोद रहे थे वहाँ पे, ठीक है। खोदते भी कैसे हैं, खोदने का काम बहुत बारीकी से होता है, ऐसे छोटे छोटे टूल्स ले लेके, क्योंकि ऐसे नहीं है आपने फावड़ा लेके खोद दिया सब कुछ। अब सोचो ये माउंड में से, पूरे मिट्टी के टीले में से इन्होंने सिटीज़ निकाली हैं पूरी की पूरी, तो कितनी बारीकी से खुदाई की है, कितनी केयरफुलनेस से। तो ये 1920 में दयाराम साहनी खोद रहे थे, 21 में RD बैनर्जी, है ना। लेकिन उनको 1924 के आसपास रियलाइज़ हुआ कि ये सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है। अब इसकी बैक स्टोरी क्या है वो इस चैप्टर में नहीं है, बट आप सुन लीजिए। ये मैंने ये जो स्टोरी है मैंने लहीरी से निकाली है, लहीरी के एक लेक्चर से है यूट्यूब से। तो नैनजोत लहीरी है उनका नाम, शी इज़ अ हिस्टोरियन। क्या हुआ था कि एक एक्सकवेटर था माधो स्वरूप वत्स, है ना। तो 1920 में दयाराम साहनी खोद रहा है हड़प्पा, और 21 में बैनर्जी ने चालू कर दिया मोहनजोदड़ो खोदना। ये दोनों अलग अलग खोद रहे हैं, इन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात नहीं की है, इन दोनों ने एक दूसरे को पता नहीं है। अब ये यहाँ पे जो ईंटें खोद रहे हैं, इनको यहाँ से पॉटरी मिल रही है, इनको यहाँ से थोड़े से बर्तन मिलने चालू हो रहे हैं, सेम चीज़ें इनको यहाँ मिल रही है मोहनजोदड़ो से, इनको हड़प्पा से, पर इनको आपस में नहीं पता कि भाई जो ये हड़प्पा में जो चीज़ें मिल रही है ना ये थोड़ी थोड़ी मोहनजोदड़ो से सिमिलर है। क्यों? क्योंकि भाई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है कम से कम। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अगर ये लोग खुदाई कर रहे हैं 100 किलोमीटर दूर जो 2 स्थित हैं चीज़ें, और उनमें सेम चीज़ें मिलना, इसका मतलब कोई कनेक्शन है उनमें, है ना। अब ये दोनों जब तक मिलेंगे नहीं आपस में, कनेक्शन तो बन नहीं पाएगा। एक्चुअली क्या हुआ था, एक छोटा एक्सकवेटर था इनसे, माधो स्वरूप वत्स, है ना, उसकी फ़ोटो अगले उसमें लगी हुई है। ये माधो स्वरूप वत्स ये हड़प्पा को खोज रहे थे, और इन्होंने मोहनजोदड़ो को भी देखा हुआ था। तो जब ये हड़प्पा खोद रहे थे ना, तब इनके दिमाग में आया यार ऐसी चीज़ें तो मैंने मोहनजोदड़ो में देखी है। तो ये माधो स्वरूप वत्स था जिसने कनेक्शन बनाया
कि भाई ये जो तुम्हें ईंटें मिल रही है ना यहाँ से, और जो तुम्हें सील्स मिल रही हैं, ये पॉटरी मिल रही है, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो में सेम सेम सी हैं, ये सेम टाइम की चीज़ें हैं, ये सेम लोगों ने बनाई है, सेम कल्चर की चीज़ें हैं। तब थोड़ा सा दिमाग ठनका। फिर जब जॉन मार्शल को ये बात पता चली, इन्होंने ये बात वायर की जॉन मार्शल को लेटर के थ्रू, तो जॉन मार्शल एक्साइटेड हो गया। उसने क्या किया, उसने बुला लिया लोगों को। कहाँ बुला लिया? दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी को शिमला बुला लिया कि तुम लोग दोनों ऐसा करो, शिमला आ जाओ, है ना, शिमला रहते थे, इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे पंजाब में। शिमला बुला लिया और माल लेके आना। दयाराम साहनी को बोला, तो ये दयाराम साहनी हड़प्पा से ईंटे वीटे पॉटरी वॉटरी के पीसेस उठा के ला रहा है, आर डी बनर्जी मोहनजोदड़ो से उठा के ला रहा है, और बिछाया टेबल पे और कंपेयर करने लगे। इनका दिमाग फट गया, अरे हाँ यार, ये ईंटों की तो साइज़ भी एक जैसी है, और ऐसा नहीं है कि एक ईंट, सारी ईंटों की साइज़ एक जैसी, एक रेशियो में ईंटें बनी हुई हैं। ये सील्स देखी, सील्स एक जैसी हैं, टूल्स देखे तो टूल्स को बनाने का तरीका एक जैसा। और भाई इनका दिमाग खराब हो गया। स्ट्रक्चर डिस्कस किया तो हाँ, कुछ काफ़ी सारे घर भी एक जैसे स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। फिर उनको लगा भाई ये तो कोई अपने 500,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, और मज़ा आ गया इसको देख के, है ना। तो जॉन मार्शल ने उस टाइम पे जो भी इनकी डिस्कवरीज होती थी, ये अपने लंदन के न्यूज़पेपर में छाप देते थे। तो इन्होंने लंदन के न्यूज़पेपर में छापा कि भाई हमने इंडिया में, हम आर्कियोलॉजिस्ट का काम कर रहे थे और हमने ऐसे से खुदाई की, उनको 500 से 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन मिल गई, आप सोचो। और इन्होंने क्या किया, वो जो सील मिली थी ना, उसका फ़ोटो छाप दिया यहाँ पे। इनको यहाँ पे सील मिली थी ना, उसका फ़ोटो यहाँ दे दिया। अब मज़े की बात ये हुई कि लंदन में भी आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह रहते थे, वो भी पढ़ाई करते थे ये लंदन न्यूज़पेपर्स वगैरह की। तो वहाँ लंदन में एक बंदे ने इस न्यूज़पेपर को देखा। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था, एक बंदा था, स्कॉलर था, जिसने इजिप्ट में खुदाई की हुई थी। और इजिप्ट पड़ता है कहाँ पे आपका, इराक के आसपास। इजिप्ट में नहीं, उसने इराक के आसपास खुदाई की हुई थी, मेसोपोटामिया जिसे बोलते हैं। तो आज का इराक है, उस टाइम का मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, है ना। बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, आज से 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, और वो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती थी उस समय में, 1920 के आसपास। तो मेसोपोटामिया में उस बंदे ने खुदाई की हुई थी, और उसने बोला कि यार जो तुमने ये सील छापी है ना, ये सील हमको सेम मेसोपोटामिया में मिली है। तो तुम्हें लग रहा है ना ये 500,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है? नहीं गधों, ये तो तुम्हारी 3000 BC तक डेट करती सिविलाइजेशन है, कम से कम 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो जॉन मार्शल के मज़े बैठ गए कि भाई हमने कहा, हमें क्या मिल गया, खजाना मिल गया है, हमको 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन खोद लिया हमने। ये हर एक आर्कियोलॉजिस्ट का ड्रीम होता है कि उसको इतनी पुरानी सिविलाइजेशन मिल जाए। तो तब 1924 में फिर अनाउंस किया जॉन मार्शल ने कि भारत की भूमि पे हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी साइट मिली है जो 5000 साल पुरानी है। और फिर उन्होंने मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो खोदा, उसके आसपास भी खोदने लगे ना, तो उनको साइट मिलती गई। देखते देखते 1/3 इंडिया कवर हो गया साइट से। तब समझ आया कि ये सिविलाइजेशन कितनी ग्रेट थी, कितनी बड़ी थी। आज तक ये लोग मेसोपोटामिया, इजिप्ट के नारे गाते रहते थे कि ये सबसे पुरानी है। फिर इंडिया का भी नाम इसमें जोड़ दिया गया कि इंडिया में भी एक ग्रेट सिविलाइजेशन हुई थी जो 5000 साल पहले पनपी थी। उसके कुछ फीचर्स रहे थे और फिर वो डिक्लाइन हुई थी। ठीक है, तो ये थी एक स्टोरी, बैक स्टोरी की कैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो डिस्कवर हुए थे। आगे हम पढ़ते हैं कि सिविलाइजेशन क्या होगा, अर्बनाइजेशन, और उनके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे।